आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं नोबेल प्राइज का कंप्लीट एनालिसिस। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे इसका स्टार्ट हुआ, नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, कौन थे जो इसको स्टार्ट किए और इंडिया के साथ इसका क्या रिलेशन है, कौन कौन से ऐसे इंडिया के लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। तो इन सारे चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को इसमें कवर करेंगे। मेनली ये जो लेक्चर है वो स्टैटिक जीके का है, तो इसमें हम लोग करंट का नहीं देखेंगे कि किस ईयर में किसको किसको मिला, लेकिन इसमें हम लोग स्टैटिक पोर्शन को पढ़ेंगे जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेक्चर हल्का लंबा होगा तो आपको अंत तक इस वीडियो में बने रहना है अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए होगा तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, इतिहास से लेकर के हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्या था कि नोबेल प्राइज को स्टार्ट किया गया और कौन इसको स्टार्ट किए। तो 27 नवंबर 1985 को अल्फ्रेड नोबेल हैं, वो अपनी वसीयत को साइन करते हैं। जो अब अल्फ्रेड नोबेल कौन है, जो देखिए अल्फ्रेड नोबेल हैं जो आपको ये पीछे जो ये नोबेल प्राइज का जो मेडल है इसमें जिनका फोटो है ये है अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे, चूंकि इन्होंने ही चलाया था तो इनका इसमें तस्वीर हुआ होता है। तो 27 नवंबर 1985 को जो अल्फ्रेड नोबेल हैं वो अपने वसीयत को साइन करते हैं और कहते हैं कि जो ये सारा पैसा है, जो मेरा पैसा है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा धन था। क्यों था? क्योंकि वो एक क्या थे, वो एक बिजनेसमैन भी थे, एक साइंटिस्ट भी थे। आप जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने करीब करीब 150 डिस्कवरीज किए थे, जिसमें कि बारूद का आविष्कार, डायनामाइट का आविष्कार। आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा योगदान था जो कि आज के मॉडर्न एरा में जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज है। कहाँ पे यूज है? जैसे रोड बन रहा है तो पहाड़ी को तोड़ने में, या फिर खदानों को में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि डायनामाइट का कहाँ क्या क्या यूज हो सकता है, इसका आपको नॉलेज है। तो इनका काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी था, तो इससे उन्होंने पैसे जितने भी कलेक्ट किए थे, तो अंत समय में उन्होंने अपने वसीयत को साइन किया और बोला कि इस पैसे से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन और लिटरेचर, इन चीज़ों के लिए क्या किया जाएगा, एक प्राइज की घोषणा की गई। 5 चीज़ थे, एक था फिजिक्स, केमिस्ट्री था, मेडिसिन था, लिटरेचर था और पीस प्राइज था। पीस मतलब शांति के लिए। तो इन 5 चीज़ों का उन्होंने अपने वसीयत में लिख के गए कि इन चीज़ों में इस पैसे को यूज किया जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और फिजिक्स और मेडिसिन सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो 1901 ईस्वी में किया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले नोबेल प्राइज कब मिला, तो वो 1901 ईस्वी में मिला। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा 5 नोबेल अवार्ड के बारे में, लेकिन एक और नोबेल प्राइज होता है जो होता है इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज। जो इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज था वो सबसे पहली बार 1968 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, 1968 में स्टार्ट किया गया और इसको स्टार्ट किया कौन? सेवरिक्स रिक्सबैंक, एक स्वीडन का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक कहने का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो किसी भी देश के अंदर जो कंट्रोलिंग बॉडी होता है, जो बैंकों को कंट्रोल करता है, नियामक करता है, नियामकरण का काम जो करता है वो होता है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक है स्वीडन का, वो है रिक्स बैंक। तो जैसे इंडिया में आरबीआई है, उसी तरह स्वीडन में है सेवरिक्स रिस्क बैंक। इन्होंने एस्टेब्लिश किया सेवरिक्स रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। मतलब अल्फ्रेड नोबेल जी के याद में 300वीं वर्षगांठ थी उनकी, उसके याद में इन्होंने स्टार्ट किया। और सबसे पहली बार जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो 1969 में हुआ। तो आप जानते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इसको कौन देते हैं, तो सेवरिक्स रिस्क बैंक है, वो इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज को प्रोवाइड कराता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और मैं यहाँ पे एक बता दूं कि 1968 में ही सबसे पहली बार बुकर प्राइज तो आपने देखा होगा। बुकर प्राइज के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो आपको यहाँ ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। उसका हमने डिटेल एनालिसिस बताया है कि कब बुकर प्राइज स्टार्ट हुआ और उसका क्या क्या रिलेशन है, कैसे कैसे वो काम करते हैं। बुकर प्राइज क्या होता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या होता है, इस सारे चीज़ों को हमने उसमें कवर कराया है। तो बुकर प्राइज का भी जो स्टार्ट हुआ था वो 1969 में ही हुआ था और 1968 में इसका एस्टेब्लिशमेंट बुकर प्राइज वाले का भी हुआ था। और जो ये इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है, इसका भी एस्टेब्लिशमेंट उसी ईयर हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक साइंसेस के लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी
ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम के द्वारा, जो कि स्वीडन में है। समझ गए। तो इकोनॉमिक साइंस का जो अवार्ड है वो देते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस एंड स्टॉकहोम। ठीक, और हर एक जो नोबेल प्राइज है वो अलग अलग संस्था देती है, उसके बारे में हम लोग अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जो रॉयल स्वीडिश बैंक है वो देता है किस किस के लिए, वो देता है केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए और सेवरिक्स रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, मतलब इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज। तो ये 3 चीज है वो देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी। इस नाम को याद रखिएगा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, नोबेल प्राइज का 3 ही देता है, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए। समझ गए। इकोनॉमिक्स वाला क्यों स्टार्ट किया गया, ये मैंने बताया कि अल्फ्रेड नोबेल के 300वीं वर्षगांठ पे इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, किसके, अल्फ्रेड नोबेल के याद में। उसके बाद बात करते हैं कि नोबेल प्राइज है वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है वो देता है मेडिसिन के लिए, जो अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज वो देता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। समझ गए। तो और स्वीडिश एकेडमी है वो नोबेल प्राइज देता है लिटरेचर के लिए, मतलब साहित्य के लिए जो नोबेल प्राइज देता है वो संस्था है स्वीडिश एकेडमी, स्वीडिश एकेडमी। ठीक है। उसके बाद नॉर्वेजियन जो नोबेल कमेटी है ये नोबेल प्राइज देती है किस बात के लिए, शांति का। शांति का जो नोबेल प्राइज मिलता है वो नॉर्वेजियन जो नोबेल कमेटी है वो देती है। अब एक बात का आप आगे भी देखेंगे कि क्या है कि सारा प्राइज है वो स्टॉकहोम में मिलता है, लेकिन जो नोबेल का शांति पुरस्कार है वो ओस्लो में मिलता है। ओस्लो क्या है, नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे की कैपिटल है। ठीक है, इसके बारे में आगे भी हम लोग अभी बात करते हैं। उसके बाद रॉयल स्वीडिश एकेडमी है वो किस किस बात के लिए देता है, जो हमने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंसेस के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी देता है। तो 3 नहीं 4 संस्थाएं हुए जो टोटल नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो मेन संस्था है वो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए, नॉर्वेजियन कमेटी देता है पीस प्राइज के लिए, और स्वीडिश एकेडमी देता है लिटरेचर के लिए, और कैरोलिनका जो इंस्टीट्यूट है वो मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए अवार्ड दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन अगर डीप में पूछा जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन 4 पॉइंट से एक क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जो ये जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होता है, जो सेरेमनी है वो 2 जगह होता है। ये साल भर में एक बार ही होता है, लेकिन 2 जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है, एक तो स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, यहाँ पे होता है। सारा प्राइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अलावे की जो शांति का पुरस्कार है, शांति पीस प्राइज सेरेमनी, ये होता है नॉर्वे के ओस्लो में। ओस्लो है कैपिटल किसका, नॉर्वे का। ठीक है। तो ये आपको एक और स्टैटिक का पता लग गया कि जो स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम है और नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है। ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे अलग है, इसलिए इसका क्वेश्चन हमेशा बनता है। अब अवार्ड जिसको दिया जाता है उसको क्या क्या मिलता है इसके एवज में, तो जब किसी को नोबेल प्राइज दिया जाता है तो उसके साथ एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। गोल्ड का मेडल जो आपको शुरू के स्लाइड में हमने दिखाया कि वो गोल्ड जिसमें नोबेल अल्फ्रेड नोबेल का फोटो है, वो उनका वो मेडल मिलता है। एक डिप्लोमा मिलता है। डिप्लोमा करने का मतलब एक सर्टिफिकेट टाइप का मिलता है कि इस पर्सन को इस काम के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा जा रहा है। ठीक है। और कुछ मानी पैसे दिए जाते हैं, कुछ अमाउंट दिए जाते हैं, अच्छा खासा रकम होता है। और ये जो रकम होता है वो कौन डिसाइड करता है, नोबेल फाउंडेशन डिसाइड करती है, और ये समय समय पे चेंज होते रहता है, तो ये स्टैटिक का पार्ट नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो 1980 के पहले का जितना भी जो नोबेल प्राइज हुआ करता था वो 23 कैरेट गोल्ड का बना होता था, शुद्ध 23 कैरेट सोना का बना होता था। लेकिन उसके बाद 1980 के बाद जितने भी गोल्ड जो मेडल मिलते हैं वो 18 कैरेट के होते हैं, लेकिन उस पर 24 कैरेट सोने का कोटिंग किया जाता है। समझ गए। ये क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद द प्राइज इज नॉट अवार्डेड पोस्टह्यूमसली, मतलब कि मरणोपरांत किसी को भी ये नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको आप समझ के रखिए, अगर किसी का नामों का घोषणा हो चुका है और वो मीडिया में आ गया है, मतलब पब्लिकली अनाउंसमेंट हो चुका है, और किसी भी कारण उस पर्सन का मृत्यु हो जाता है, तो वो अवार्ड उनको मिल जाता है। ठीक है।
लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि मरणोपरांत मिलता है कि नहीं मिलता है, तो मरणोपरांत नहीं मिलता है। अगर लेकिन नामों की घोषणा हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुका है, तो वो अवार्ड उनको दिया ही जाएगा। उसके बाद एक बार में नोबेल प्राइज वो 3 लोगों से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। जैसे आप देखते होंगे कि फिजिक्स के लिए पिछले 2 वर्षों से 2019, 2008 और 2020 इन सारे वर्षों में 3-3 लोगों को मिला है। तो फिजिक्स के लिए 3, केमिस्ट्री के लिए 3, तो इन 3 लोगों को मैक्सिमम एक साथ किसी एक टॉपिक के लिए दिया जा सकता है अवार्ड, 3 से ज़्यादा को नहीं दिया जा सकता है। समझ गए? लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिला, अगर कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिल सकता है। जैसे पीस प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज है, वो कई एक बार जो रेड सोसाइटी है उसको 3 बार अभी तक मिल चुका है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि 3 ही लोग काम करते हैं, उसमें एक संस्था है तो उसमें तो हजारों लोग काम करते हैं, तो उस स्थिति में दिया जा सकता है। समझ गए? मतलब ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है, लेकिन किसी इंडिविजुअल को एक टॉपिक के लिए 3 ही लोगों को चुना जा सकता है एक बार में। ठीक, इस बात को समझ सकते हैं आप। उसके बाद सबसे कम उम्र का जो नोबेल प्राइज विजेता है वो है मलाला यूसुफजई, जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हैं और ये 17 वर्ष की हैं, जिनको पीस प्राइज दिया गया था 2014 में। तो सबसे कम उम्र की अगर क्वेश्चन आए कि सबसे कम उम्र की यंगेस्ट विनर कौन है, तो वो है मलाला यूसुफजई। और वोमेन कैटेगरी में आ जाए या फिर मेन कैटेगरी में आ जाए, तो सारे में यही होंगी मलाला यूसुफजई, जो कि 17 साल के हैं और पाकिस्तान के हैं। 2014 ईस्वी में इनको पीस प्राइज दिया गया था। ओल्डेस्ट कौन है? ओल्डेस्ट है जॉन बी गुड इनफ। जॉन बी गुड इनफ, इनको केमिस्ट्री के फील्ड में 97 वर्ष के हैं, 2019 में दिया गया था। काफ़ी चर्चा हुआ था इनके नामों का। तो जॉन बी गुड इनफ को 97 वर्ष में केमिस्ट्री के लिए दिया गया। तो सबसे कम उम्र के बनते हैं मलाला यूसुफजई, और सबसे ज़्यादा उम्र के बनते हैं वो हैं जॉन बी गुड इनफ। इसके बाद देखते हैं कि किस कैटेगरी में सबसे कम उम्र का अवार्डी कौन है, कौन ऐसे नोबेल लॉरिएट हैं जिनको सबसे कम उम्र में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फिजिक्स के लिए जो मिला है वो मिला है विलियम लॉरेंस ब्रैग को। तो विलियम लॉरेंस ब्रैग को 1915 ईस्वी में, बहुत पहले ही दिया गया था। ये 25 साल की उम्र में ही इनको मिल गया था। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसके बात को ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स के लिए विलियम लॉरेंस को मिला था 1915 ईस्वी में, 25 वर्ष की उम्र के में। और केमिस्ट्री के लिए जो मिला है वो फ्रेडरिक जूलियट को मिला है 1935 ईस्वी में। ये उस समय 35 वर्ष के हुआ करते थे। उसके बाद बात करते हैं कि मेडिसिन के लिए जो मिला है वो फ्रेडरिक बेंटिंग को मिला है। ये 1923 ईस्वी में इनको मिला है और ये 32 वर्ष के उस समय थे। और लिटरेचर के लिए रुडयार्ड किपलिंग, आप जानते हैं जंगल बुक के लिए फेमस हैं, तो जंगल बुक के लिए इनको मिला था ये अवार्ड 1907 ईस्वी में। 41 वर्ष के 41 ईयर के ये हैं। उसके बाद पीस प्राइज जो सबसे मैंने बताया कि यूसुफजई हैं, ये ओवरऑल भी सबसे कम उम्र के हैं। और जो पीस प्राइज में अगर जो सबसे कम उम्र का पूछा गया तो ये 17 वर्ष के मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के हैं। 2014 में इनको दिया गया था। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए जो दिया जाता है वो इस्थर डुफ्लो हैं। उनको 2019 ईस्वी में दिया गया था। ये 46 वर्ष की महिला हैं। जो डुफ्लो हैं वो अभिजीत बनर्जी का नाम आपने सुना होगा। इनको भी इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये इंडियन है, तो इनकी वाइफ हैं ये। तो अभिजीत बनर्जी की जो वाइफ हैं डुफ्लो, उनको 2019 ईस्वी में 46 वर्ष की उम्र में इनको दिया गया था। और ये सबसे कम उम्र के इकोनॉमिक्स नोबेल प्राप्त करने वाली महिला या फिर ओवरऑल मेन या वुमेन दोनों कैटेगरी में ये हैं। ठीक है। उसके बाद है जीन पॉल स्टेरे। ये कौन है? ये ऐसे इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज के लिए चयनित तो किया गया, लेकिन वो नोबेल प्राइज लेने से इनकार कर दिए हैं। हाँ, ऐसा भी हुआ है कि 2 बार ऐसा हो चुका है अभी तक कि नोबेल प्राइज मिल रहा है लेकिन वो बोले हैं कि हम इसको नहीं लेंगे। तो नहीं लेने वाले कौन कौन से हैं? ये 2 लोग हैं। एक पॉल स्टारे, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं। 1964 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था और ये इनको लिटरेचर के लिए चुना गया था। लेकिन उस समय क्या था कि ये कोई भी अवार्ड, कैसा भी अवार्ड ये रिसीव नहीं करते थे। तो ये बोले कि हमें किसी भी अवार्ड का मोह माया नहीं है, तो ये अवार्ड कोई भी कैसा भी अवार्ड ये नहीं ले रहे थे। तो नोबेल प्राइज को भी इन्होंने ठुकरा दिया था। उसके बाद है ले डू थो।
ले डुक थो जो वियतनाम के हैं, इनको भी अवार्ड दिया जाने का था। नामों की घोषणा हो चुकी थी लेकिन ये भी अवार्ड को ठुकरा दिए। 1973 इनको क्यों दिया गया था? इनको तो दिया गया था लिटरेचर में, लेकिन इनको दिया गया था वियतनाम और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ था, जो कि यूएसए है वो जीत नहीं पाया था। ऐसा बोला जाता है कि वियतनाम है वो अमेरिका को हरा दिया था। तो दोनों के बीच में जो संधि समझौता था, शांति संधि समझौता, उसमें जो वियतनाम के तरफ से थे वो ले डुक थो थे और यूएस सेक्रेटरी जो थे वो हेनरी किसिंगर थे। तो हेनरी किसिंगर और इन ले डुक थो को दोनों को संयुक्त रूप से चयनित किया गया था, लेकिन हेनरी किसिंगर तो मान गए कि हम अवार्ड लेंगे, लेकिन ये नहीं माने तो इनको ये अवार्ड नहीं मिला। बोले कि अभी जितना मैं चाहता हूँ वियतनाम में शांति, उतना शांति अभी यहाँ नहीं है, तो ये अवार्ड मैं नहीं रख सकता हूँ। इनको पीस प्राइज के लिए चयनित किया गया था। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर एक नॉलेज के लिए आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद ऐसे बहुत सारे नोबेल लॉरेट हुए जिनको कई बार मिला है, 2 बार या 2 से ज़्यादा बार भी मिला है। तो उन सारे को नामों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जे वार्डन है, इनको फिजिक्स के लिए 1956 और 1972 में इनको मिला है। जो जे वार्डन को 2 बार मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में, 1956 और 1972। और तो मैरी क्यूरी को भी 2 बार मिला है, फिजिक्स के लिए 1903 ईस्वी में और केमिस्ट्री के लिए 1911 ईस्वी में। आप जानते हैं कि मैडम क्यूरी हैं, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था और रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेडियम का, उनका भी खोज किया था। ठीक है, उसके बाद एल पॉलिंग है। एल पॉलिंग को केमिस्ट्री के फील्ड में और पीस प्राइज भी 2 बार मिला है। तो 1954 में इनको केमिस्ट्री नोबेल प्राइज मिला है और 1962 में पीस नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक, और प्लस बात क्या है कि ये दोनों बार किसी के साथ साझा नहीं किए हैं अवार्ड, मतलब अकेले इनको दोनों बार मिला है। होता है ना कि एक बार फिजिक्स के लिए 3 लोगों को मिल गया, जैसे यहाँ पे मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी हैं, ये भी 2 बार इनको मिला है, लेकिन जब फिजिक्स के लिए इनको अवार्ड दिया जा रहा था 1903 ईस्वी में, तो ये अपने हस्बैंड पियरी क्यूरी के साथ इन्होंने साझा किया था। ठीक है, उसके बाद एक हैं एफ सेंगर। एफ सेंगर को केमिस्ट्री के फील्ड में 1958 में और केमिस्ट्री के ही फील्ड में 1980 में 2 बार इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद ICRC, इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस जो संस्था है, इसको पीस प्राइज के लिए 3 बार मिला है, 1917 ईस्वी, 1944 ईस्वी और 1963 ईस्वी। समझ गए? तो पीस प्राइज अगर सबसे ज़्यादा बार पूछा जाए तो ये भी है रेड क्रॉस ही। सबसे ज़्यादा बार किसको नोबेल प्राइज मिला है? तो वो मिला है रेड क्रॉस को। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, और तीनों बार इसको किसके लिए मिला है? पीस प्राइज के लिए मिला है। ठीक, उसके बाद यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के लिए जो अवार्ड मिला है, इनको भी पीस प्राइज 2 बार मिला इस संस्था को, UNHRC को। तो इसको मिला है 2 बार, 1954 में और 1981 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम देखते हैं कि मेन हमारा जो मकसद है वो लिस्ट ऑफ इंडियन नोबेल लॉरिएट्स का है। तो कौन कौन से ऐसे इंडियंस हुए हैं जिनको ये नोबेल प्राइज मिला है। काफ़ी ज़्यादा यही जो स्लाइड है, ये स्लाइड और 2 स्लाइड और है, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इन 2 स्लाइडों पे अपना फोकस पूरा का पूरा दीजिएगा। इंडियन सिटीजनशिप, इसको मैं 3 पार्ट में अभी रखूँगा। जैसे यहाँ पे इंडियन जो सिटीजनशिप है, उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया में तो जन्म लिए हैं लेकिन अभी वो इंडिया के क्या हैं? नागरिक नहीं है। जिस टाइम इनको अवार्ड दिया गया वो उस टाइम इंडिया के सिटीजनशिप नहीं एक्वायर करते थे। और उसके बाद एक अलग से कैटेगरी है कि जो इंडियन भी नहीं है और कभी इंडियन रहे भी नहीं थे, लेकिन इंडिया में काम किए जिस टाइम उनको अवार्ड मिला। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए जो भारत के नागरिक हैं या फिर जो थे। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, इनको लिटरेचर के फील्ड में मिला था, साहित्य के फील्ड में। आप जानते हैं किस चीज़ के लिए मिला था? इनको गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए इनको 1913 ईस्वी में मिला था। ठीक है, 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। सबसे पहला भारत को मिलने वाला भी 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर
ही हैं। उसके बाद सीवी रमन है। सीवी रमन को फिजिक्स के लिए अवार्ड मिला है। इनको 1933 ईस्वी में मिला है। इनका क्या काम था? रमन इफेक्ट। आप जानते हो कि रमन इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये इन्होंने थ्योरी दिया था, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था सीवी रमन को, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया था रमन इफेक्ट 1930 ईस्वी में। इसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें नाम भी याद रखना है, किस फील्ड में मिला वो भी याद रखना है, और किस वर्ष मिला ये तो बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। और सीवी रमन को बाद में जाकर के इनको भारत रत्न भी मिला था। ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इनको भारत रत्न से भी अवार्डी हैं ये। उसके बाद मदर टेरेसा चूंकि ये मैसेडोनिया की हैं, लेकिन जब इनका अवार्ड दिया गया वो इंडिया के सिटीजनशिप इनको मिल गया था, तो इंडियन सिटीजन इनको हम काउंट करेंगे, क्योंकि जिस टाइम इनको अवार्ड मिला वो इंडिया के सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे थे, उनके पास था। उसके बाद मदर टेरेसा हैं, इनको पीस प्राइज के लिए मिला था 1979 में। मैसेडोनिया में ये जन्मी थी, लेकिन इनका जो जिस टाइम अवार्ड मिल रहा था वो इंडिया के सिटीजन थे। उसके बाद अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के फील्ड में 1998 में मिला था। क्यों मिला था? इनको मिला था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस फील्ड में दिया गया, जैसे मैं यहाँ पे बतला रहा हूँ कि गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को दिया गया, तो उसी तरह मदर टेरेसा को दिया गया था सेवा भाव के लिए, तो पीस प्राइज दिया गया था। उसके बाद अमर्त्य सेन को जो दिया गया वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था। उसके बाद आते हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में पीस प्राइज दिया गया। इन्होंने जो मलाला यूसुफजई हैं इनके साथ इन्होंने शेयर किया था शांति का पुरस्कार। उसके बाद इनका जो एक एनजीओ है जो कि काफ़ी फेमस है, बचपन बचाओ आंदोलन, इनके अकॉर्डिंग एक लाख बच्चों को बंधुआ मजदूरी या फिर कम उम्र में मेहनत करने से बचाए हैं इन्होंने, पढ़ाने बहुत सारा इनका काम है। तो बचपन बचाओ जो आंदोलन है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बचपन बचाओ एनजीओ किसका है, तो वो है कैलाश सत्यार्थी का। इनको 2014 ईस्वी में पीस प्राइज मिला। ये जो मलाला यूसुफजई हैं 17 साल की सबसे कम उम्र की जीतने वाली नोबेल प्राइज, उनके साथ इन्होंने शेयर किया था। उसके बाद है बॉर्न इन इंडिया बट डिफरेंट सिटीजनशिप। जिस टाइम ये हैं वो इंडिया में पैदा तो हुए थे, लेकिन जिस टाइम इनको नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया उस टाइम ये इंडिया के सिटीजन नहीं थे। तो उसमें सबसे पहले आते हैं हरगोविंद खुराना। आप जानते हैं कि हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के फील्ड में 1968 में इनको अवार्ड दिया गया था। क्यों दिया गया था? जेनेटिक्स कोड के लिए इनको दिया गया था, और प्रोटीन के फंक्शन के लिए इनको दिया गया था। मेनली जेनेटिक्स कोड एग्जाम में अगर पूछे तो जेनेटिक्स कोड के लिए इनको दिया गया था, इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक्स कोड के लिए। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो संयुक्त, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसी समय हुआ था, जो पंजाब है जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। उसके बाद है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से आपको आएगा। तो चंद्रशेखर जी को फिजिक्स के फील्ड में 1983 में मिला था। जिस टाइम इनको अवार्ड मिला वो यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका के नागरिक थे। और इनको क्यों मिला था? ये बताए थे कि स्टार कैसे इवॉल्व होते हैं, जो तारे हैं वो कैसे बनते हैं, इसकी पूरी थियोरेटिकल प्रोसेस को समझाया था लोगों को। तो ये इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था फिजिक्स के फील्ड में 1983 में। जिस टाइम अवार्ड दिया गया वो यूनाइटेड स्टेट के सिटीजनशिप रखे थे। उसके बाद है वेंकट रमन रामाकृष्णन। इनको केमिस्ट्री के फील्ड में 2009 ईस्वी में दिया गया। जिस समय इनको अवार्ड दिया गया ये दो देश के सिटीजनशिप रख रहे थे, वो थे यूनाइटेड किंगडम के लिए और यूनाइटेड स्टेट। ये दो देशों के उस टाइम नागरिक रखते थे। इनको अवार्ड क्यों दिया गया? इनको अवार्ड दिया गया राइबोसोम और माइक्रोमोलिकुलर क्रिस्टलोग्राफी के लिए इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है। तो राइबोसोम के लिए इनको दिया गया था अवार्ड वेंकट रमन रामाकृष्णन को। उसके बाद है अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया गया था 2019 ईस्वी में। लेटेस्ट है ये, यूनाइटेड स्टेट के ये अभी सिटीजनशिप रखते हैं। और इनकी जो वाइफ हैं दुफ्लो, इनको भी अवार्ड दिया गया है, जो कि सबसे कम उम्र की इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज जीतने वाली महिला है। ठीक है। महिला या फिर कोई भी मेन या वुमेन दोनों में ये सबसे कम उम्र की जीतने वाली
बात करते हैं वो वैसे लोगों को जो कि इंडिया के तो नागरिक नहीं है, लेकिन जिस टाइम अवार्ड दिया गया वो इंडिया में रिसर्च कर रहे थे या फिर इंडिया में निवास कर रहे थे। तो सबसे पहले इसमें आते हैं रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस कौन है? आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे पहले यहाँ पे क्या होता था, मलेरिया बहुत तेज़ी से फैलता है यहाँ। तो मलेरिया के रिसर्च में ये इंडिया आए थे। तो इनको उसी मलेरिया के रिसर्च में जब इनको अवार्ड दिया गया तो काफ़ी लंबे समय के लिए इंडिया में रहे। तो जिस टाइम अवार्ड दिया गया था 1902 ईस्वी में, वो इंडिया में ही थे। तो रोनाल्ड रॉस हैं, इनको मेडिसिन के फील्ड में 1902 ईस्वी में ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे। उसके बाद है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग है जो कि इनको जंगल बुक के लिए, लिटरेचर के लिए दिया गया था। 1907 ईस्वी में इनको अवार्ड दिया गया था और ये भी यूनाइटेड किंगडम के हैं। ये मेनली जो कवर किए, जो इनको जंगल बुक लिखने की जो प्रेरणा मिली थी वो मिला था पेंच नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहीं पे इनको इस बात की प्रेरणा मिली कि जंगल बुक लिखा जाए। उसके बाद जो दलाई लामा है, दलाई लामा कोई किन्हीं का नाम नहीं है, ये दलाई लामा पोस्ट है, रिलीजियस पोस्ट है। कहाँ का? तिब्बत का। लेकिन आप जानते हैं कि तिब्बत को चाइना है वो अपना हथियार रखा है, तो काफ़ी समय से ये इंडिया में ही रह रहे हैं। तो इनको भी पीस प्राइज मिला 2009 ईस्वी में। ये तिब्बत के रहने वाले हैं और इंडिया में ही बहुत समय से निवास कर रहे हैं। तो ये टोटल एनालिसिस था जो कि हम लोगों ने पढ़ा। इसमें हम लोगों ने टोटल पढ़ा हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज से लेकर के कैसे कैसे किन को मिला, सारा जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये वीडियो पूरा ध्यान से पढ़े होंगे, अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ लिया है, तो आपका नोबेल प्राइज से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। और बाकी जो हर एक साल जो नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट होता है उसको तो आपको करंट में कवर करना ही करना है, लेकिन इतने हैं वो स्टैटिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं भी नोबेल प्राइज में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और आशा करता हूँ इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक अनाउंसमेंट है कि मैं पूरा का पूरा स्टैटिक जीके इसी तरह से काफ़ी बढ़िया से समझा करके आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन सारे टॉपिक्स को आप कवर करना स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हमने कवर अभी तक कर दिया है। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी और दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।